ट्रैक्टर टेस्टिंग, ठीक है। ट्रैक्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक। तो टेस्टिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लेक्चर में, ठीक। जैसे कोई भी चीज की अगर आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो आप टेस्टिंग करते क्यों हो, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन जो है वो आप करते क्यों हो, ठीक है। मान लीजिए आप मार्केट में जब जाते हो, ठीक है, सब्जी वब्जी खरीदते हो तो उसमें कुछ टेस्ट करते हो आप, ठीक है। जैसे कुछ ग्रेप्स वगैरह लेते हो तो उसका टेस्ट करके देखते हो, ठीक है। तो टेस्ट करने के बाद ही आपको उसकी क्वालिटी पता चलती है, ठीक। क्वालिटी। और दूसरा कि आप उसको परचेस करना चाहो तो आपको वो परचेस करने में कुछ ज्यादा कॉस्ट ना लगे, कॉस्ट भी कम हो, ठीक है, उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा हो। तो ये सब चीजें आप देखते हो। उसी टाइप से कोई भी मशीन हो, ठीक है, कोई भी मशीन जब आप खरीद रहे हो तो सबसे पहले उसके आप फीचर्स देखते हो, ठीक है। फीचर्स के बाद उसकी क्वालिटी, उसके इम्प्रूवमेंट की जो क्वालिटी है वो भी देखते हो, ठीक। उसके बाद उसकी एबिलिटी कितनी है वो भी आप देखते हो। तो कोई भी चीज की एबिलिटी या उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप टेस्टिंग करते हो, ठीक। तो इसी प्रकार जो ट्रैक्टर में भी हमारी टेस्टिंग होती है, ठीक। ट्रैक्टर का भी हम टेस्ट करते हैं, वो किस लिए करते हैं हम, ताकि उसका हम ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी आपको ट्रैक्टर बना के दे रही है, तो उसका एक डाटा सीट वो क्रिएट करती है। जैसे मान लीजिए उसका पीटीओ पावर हो गया, ठीक है, आपका ट्रैक्टर कितने एचपी का है, कितना वो पावर आउटपुट आपको दे सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको एक कंपनी रिकमेंड करती है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में आपकी आप, ठीक है, कंपनी कोई भी अपना एक फीचर तो आपको देगी, लेकिन एक्चुअल में आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। उसके लिए हमारे एक मिनिस्ट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रैक्टर टेस्ट होती है, ठीक, जिसका नाम है CFMTTI बुधनी, ठीक। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो भी इसके रिगार्डिंग फार्म मैकेनाइजेशन हो गया, उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है आजकल, उसके रिगार्डिंग जो है वो सारे फीचर्स इसके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अंडर आपके आते हैं। जैसे इससे ही एक रहता है आपका दूसरे कंट्री में आप ट्रैक्टर को इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी चीजें इसी डिपार्टमेंट के रिगार्ड अंडर आती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर हमारा एक डिपार्टमेंट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ठीक है। उसमें फार्म मैकेनाइजेशन का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उन्हीं के अंडर जो एक चारों इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चारों इंस्टीट्यूट है, उनमें से सबसे पहली है आपके CFMTTI बुधनी, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी, जो कि मध्य प्रदेश में आपकी आ, है। उनका जो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैक्टर का आपके टेस्टिंग होता है, ठीक है। चारों इंस्टीट्यूट में एक कॉमन चीज है, ट्रेनिंग तो आपको चारों इंस्टीट्यूट में सेम मिलेगा, लेकिन टेस्टिंग जो है वो अलग अलग मिलेगी। हर एक इंस्टीट्यूट में जो टेस्टिंग का पोर्शन है वो आपको अलग मिलेगा। हालांकि सब में फार्म मैकेनाइजेशन या फार्म मशीनरी की ही टेस्टिंग होती है, लेकिन CFMTTI जो है बुधनी की, वहां पे मेनली हम ट्रैक्टर की टेस्टिंग करते हैं, ठीक जी। 1956 में ये टेस्टिंग इंस्टीट्यूट आपकी ओपन हुई थी, ठीक। सॉरी, 1956 में वहां पे ट्रेनिंग आया था, उसके बाद 1960 में टेस्टिंग हुआ था, और 1961 में वहां पे सबसे पहला जो है आइशर कंपनी का जो ट्रैक्टर है वो टेस्ट किया गया था, ठीक। तो सेंट्रल फार्म मशीनरी जो है वो आपकी ट्रैक्टर की टेस्टिंग के लिए जानी जाती है, ठीक। उसके बाद एक आती है NRFMTTI, नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि हिसार में है, हरियाणा, हरियाणा स्टेट के हिसार से सिटी में आपकी ये इंस्टीट्यूट है, जो कि लगभग 7 साल आफ्टर CFMTTI के बाद एस्टेब्लिश हुआ था। 1963 पे उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पे जो है हम कंबाइन हार्वेस्टर का टेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद एक SRFMTTI है, ठीक है, साउथर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि अनंतपुर में है आपके आंध्र प्रदेश में, वो भी 1983 में हुई थी, ठीक। उसके बाद एक NERFMTTI है, नॉर्थ ईस्ट रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि विश्वनाथ चिरियाली सिटी में है, जो कि आसाम स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक। सबसे लास्ट वाली इंस्टीट्यूट है ये,
ठीक है। तो सबसे पहली जो है वो हुई थी बुधनी में, जो कि 1956 में हुई थी। उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट ओपन करते गए। ठीक है। तो मेनली ये चारों इंस्टीट्यूट जो है इनमें फार्म मशीनरी की आपके टेस्टिंग होती है। ठीक, जैसे सेंट्रल फार्म मशीनरी जो है बुधनी की, वो आपके ट्रैक्टर की टेस्ट करती है। हिसार की जो है हरियाणा में, वो आपके कंबाइन हार्वेस्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक, अनंतपुर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी पावर टिलर हो गए, ठीक है, उनको टेस्ट करते हैं। और आसाम में जो है आपकी बेसिकली रोटावेटर की टेस्ट की जाती है। ठीक, तो ये चारों इंस्टीट्यूट जो है ये अपने अपने हिसाब से फार्म मशीनरी की टेस्टिंग करते हैं, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके अंडर से ये काम करती है। ठीक, तो उसके बाद मैंने वही बताया कि जो चारों इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनका ये मैंने यहाँ पे एड्रेस और वो सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ है वो जस्टिफाई किया है इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट में चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के बेनिफिट होते क्या है, आखिर हम टेस्ट करते क्यों है। ठीक है, उससे क्या आपको आउटपुट या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है कि किसी भी चीज का परफॉर्मेंस जब आप चेक कर रहे हो तो एक ऑथराइज टेस्ट एजेंसी रहती है, उसके सर्टिफिकेट के बिना आप कोई भी चीज नहीं खरीदते हो। मान लो कि आपको 8 या 10 लाख की कुछ चीज खरीदनी है, तो सबसे पहले आप उसका आईएस स्टैंडर्ड जो है वो देखते हो कि ये अप्रूव है या नहीं है, ये अच्छे से चलेगा या नहीं है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो उसका ये है कि आपको कोई भी जो चीज खरीदनी है, जैसे ट्रैक्टर ही आप ले रहे हो, तो वो आपका गवर्नमेंट से अप्रूव है कि नहीं, ठीक है, टेस्ट एजेंसी से टेस्ट किया गया है या नहीं है, तो ये चीज आप देखते हो उसमें। ठीक, उसके बाद ट्रैक्टर का आरटीओ भी रजिस्ट्रेशन करना आपको पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आरटीओ एजेंसीज के ट्रैक्टर रजिस्टर्स का आरटीओ एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद जब भी आप टेस्ट करते हो गवर्नमेंट के अंडर, तो बैंक फाइनेंस में भी आपको सब्सिडीज मिलती है। ठीक, तो उसके बाद प्रोडक्ट में भी पर्कोलेशन होता रहता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये हमारी जो टेस्टिंग करते हो आप, ठीक है, किसी भी ऑथोराइज इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट रहती है, वहां से जब टेस्टिंग आप करते हो तो उसके ये सारे आपको आउटपुट मिलते हैं, ये बेनिफिट रहते हैं, ताकि इसमें क्या है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम कि नीड ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग की जरूरत क्यों है। अब मान लीजिए कि आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, लेकिन आपको मैंने मान लो कि मैं आपको ट्रैक्टर परचेज कर रहा हूँ, ठीक, सेल कर रहा हूँ, और 50 HP का मैंने आपको ट्रैक्टर बता दिया, तो आपको भी, आप इतना पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो आपको आउटपुट में जानना तो चाहिए ना कि ये 50 HP तक ये पावर दे रहा है एक्चुअल में या नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉबैक है क्या, कि कुछ पावर में उसका कंजप्शन हो रहा है क्या, ठीक है, कुछ लॉसेस हो रहे हैं क्या, उसके बाद आपका फ्यूल कंजप्शन है वो कितना है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको नेसेसरी रहती है। ठीक है, इसीलिए हमारे टेस्टिंग की नीड रहती है, क्योंकि किसी भी चीज का एनालिसिस करने के बाद ही या डिटर्मिनेशन करने के बाद ही हम उस चीज को खरीदते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो नीड है आपकी वो है फंक्शनल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो भी आपकी, जो आप प्रोटोटाइप जो है, जो भी आपकी मशीन है, उसका परफॉर्मेंस आप चेक करते हो, फंक्शनल परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं हम टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद जितनी आपकी मशीन की या कंपोनेंट की पावर रिक्वायरमेंट है वो चेक करते हैं। ठीक है, उसमें कितने सारे स्ट्रेसेस जो रहते हैं ना, फ्रिक्शन, स्टैटिक, डायनामिक जो रहते हैं आपके स्ट्रेसेस, उनको भी हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू लोडिंग। ठीक है, अलग अलग इसका स्ट्रेंथ रहता है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं उसी चीज की। ठीक है, वियर एंड टीयर चेक करते हैं कि वियर रेट इसमें कितना हो रहा है, ज्यादा वियर तो नहीं हो रहा है, ज्यादा घिसावट तो नहीं हो रही है। उसके बाद उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस डाल के देखते हैं कि आपकी जो पावर आउटपुट मिल रही है हम लोगों को, वो कितना परसेंट मिल रही है। ठीक है, इसीलिए हम जो है टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग होता क्या है, तो किसी भी चीज का बिहेवियर या उसका परफॉर्मेंस चेक करना मतलब रहता है आपका टेस्टिंग। ठीक है, किसी भी मशीन का बिहेवियर या उसका परफॉर्मेंस चेक करना, उसी को हम कहते हैं टेस्टिंग। उसके बाद एक और टर्म आपकी रहती है जिसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन।
तो इवेल्युएशन और टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये बहुत सारे आपके जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का बिहेवियर या उसका परफॉर्मेंस चेक करना और उसको एनालिसिस करना। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन जो होता है, तो इवेल्युएशन मतलब क्या होता है कि जब आप टेस्टिंग के टाइम एक्चुअल में जैसे फील्ड पे आप जा रहे हो टेस्ट करने, तो उसके टाइम पे आपको आप जो भी रीडिंग ले रहे हो, जो भी मेजरमेंट्स आप कर रहे हो, जिस टाइम आपका परफॉर्मेंस आपकी मशीन जो है उसका टेस्ट कर रहे हो, तो उसके टाइम में जो भी आप मेजरमेंट या उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस है टेस्टिंग और इवेल्युएशन में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ टेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कमर्शियल और कॉन्फिडेंशियल दो टाइप के हमारे टेस्ट है। ठीक है, तो नेचर ऑफ टेस्ट मतलब होता क्या है कि देखिएगा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कमर्शियल टेस्ट और कॉन्फिडेंशियल टेस्ट। तो टेस्टिंग में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? तो टेस्टिंग का भी बहुत ज्यादा खर्चा रहता है। मान लो कि एक ट्रैक्टर टेस्ट करने का बुधनी जो इंस्टीट्यूट है वो 8 से 9 लाख पर रुपीज पर ट्रैक्टर लेता है आपके। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं। तो एक ही टेस्ट में अगर वो विड्रॉ मॉडल कर देंगे, तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ चांसेस मिले उसके लिए टेस्टिंग के कुछ टाइप्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक है आपका कमर्शियल टेस्ट और सेकंड है कॉन्फिडेंशियल टेस्ट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल टेस्ट मतलब होता क्या है? तो मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर कंपनी का जो भी मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए ट्रैक्टर कंपनी है और एक बुधनी जो इंस्टीट्यूट है, तो इनके अंडर जो भी ट्रैक्टर के आप टेस्टिंग करोगे, तो जो भी आपका रिपोर्ट निकलेगा, वो बस आपके ट्रैक्टर आपकी कंपनी और इंस्टीट्यूट इन दोनों के बीच में ही सीमित रहेगा। उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल टेस्ट। और कमर्शियल टेस्ट जो है, इसका मतलब है कि जो भी आप ट्रैक्टर का टेस्ट कर रहे हो, वो उसकी सेपरेट रिपोर्ट हर एक मैन्युफैक्चरर को परचेस आप कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल टेस्ट में एक आता है आपका, एक मिनट, कमर्शियल टेस्ट में एक आता है आपका इनिशियल कमर्शियल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली आईसीटी। ठीक है, तो इनिशियल कमर्शियल टेस्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने कुछ प्रोटोटाइप या कुछ मॉडल बनाया है, मान लीजिए आपने एक नया ट्रैक्टर डेवलप किया है, तो उसका जो टेस्टिंग करते हैं हम, वो आता है हमारे इनिशियल कमर्शियल टेस्ट के अंदर। ठीक, उसके बाद एक रहता है आपका बैच टेस्ट, जो कि आपका हर 3 साल में, जैसे आईसीडी टेस्ट आपका हो गया, तो वो 3 साल के बाद उसका हम बैच टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम वेरिएंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बैच टेस्ट हर एक ट्रैक्टर का 3 साल के आफ्टर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कॉन्फिडेंशियल टेस्ट और कमर्शियल टेस्ट। तो आपने देख लिया। तो बैच टेस्ट जो है वो हम आईसीटी के हर आफ्टर 3 ईयर में करते हैं, 3 से 5 ईयर में। ठीक है, उसके बाद एक रहता है आपका रिपीट टेस्ट। ठीक है, तो रिपीट टेस्ट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि इनिशियल कमर्शियल टेस्ट आपने कर लिया, और उसमें कुछ आपको जैसे पावर में कुछ इधर उधर हो रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने इतनी पावर रिकमेंड की है, लेकिन आपकी पावर जो मिल रही है आपको, वो आउटपुट में अलग मिल रही है, तो उसके बाद एक रिपीट टेस्ट हम उसके लिए दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वो ट्रैक्टर चला जाता है आपका रिपीट टेस्ट में। ठीक, अगर कुछ उसमें चेंजेस आता है ड्यूरिंग टेस्ट के, तो वो ट्रैक्टर आपका रिपीट टेस्ट में चला जाता है। ठीक, उसके बाद एक रहता है आपका वेरिएंट टेस्ट। ठीक है, तो वेरिएंट मतलब ये आपका रहता है एक सप्लीमेंट टेस्ट। मतलब कुछ आप जैसे मान लीजिए कि मेरा सेम एचपी के दोनों ट्रैक्टर है, 50-50 एचपी के जो है वो ट्रैक्टर मैंने ले लिए, दोनों एक ही कंपनी के। ठीक, एक मिनट, हाँ। मान लीजिए दो ट्रैक्टर ले लिए।
ठीक। तो 2 ट्रैक्टर लेने के बाद उसमें वेरिएंट क्या आता है, मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर मेरा जो है उसमें मैंने पावर स्टेयरिंग लगाया, ठीक है, सेम एचपी के है दोनों, लेकिन अलग अलग डिफरेंस क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं वेरिएंट टेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने 50-50 एचपी के 2 ट्रैक्टर ले लिए, ठीक है, एक ही कंपनी के 2 ट्रैक्टर है, ठीक। तो उसमें क्या है कि एक में आपका पावर स्टेयरिंग है, एक में मैकेनिकल स्टेयरिंग है, उसके बाद ब्रेक भी बहुत सारे टाइप के रहते हैं, एक में ऑयल इमर्स ब्रेक है आपका, ठीक, दूसरे में ऑयल इमर्स ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है ये आता है आपका वेरिएंट के अंडर, ठीक है। जो भी आप कुछ चीज उसमें अलग से प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंट टेस्ट या सप्लीमेंट्री टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक और आता है ओईसीडी टेस्ट। जो भी मशीन हम एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ओईसीडी टेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर को, तो वो जो ट्रैक्टर है हमारे उसको हम बोलते हैं ओईसीडी, ठीक है। इंडिया में जो भी हम ट्रैक्टर लॉन्च करते हैं या खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रैक्टर, और जो भी अदर कंट्रीज में आपके ट्रैक्टर जाएंगे उनको हम बोलते हैं ओईसीडी ट्रैक्टर्स, ठीक। तो उसके बाद एक आता है सीएमवीआर टेस्ट, ठीक है। तो सीएमवीआर का लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, ठीक है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, मतलब सीएमवीआर, ठीक। तो सीएमवीआर जो है ये हम करते हैं आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सेंट्रल मोटर के व्हीकल के रूल के अकॉर्डिंग जो भी उसमें आते हैं आईएस कोड के अनुसार अनुसार जो फीचर्स आते हैं उसमें, उसी के थ्रू हम इसका टेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे 4 जो आपके टेस्टिंग है, कॉन्फिडेंशियल, आईसीटी, ठीक है, बैच और ओईसीडी, उसका मैंने एक ट्रैक्टर का मॉडल लिया है और उसका दिया है। जैसे मॉडल एप्लीकेशन प्रोटोटाइप या न्यू, इसमें नया है। इसमें क्या है कि प्रोटोटाइप का ही 3 साल के बाद हम, सॉरी, प्रोटोटाइप जो मॉडल है आपका, नया जो मॉडल आता है उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद बैच टेस्ट में क्या करते हैं हम, हर 3 साल में, आईसीटी के बाद हर 3 साल में हम टेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद ओईसीडी में क्या है कि जैसे ही आपका ट्रैक्टर मार्केट से आ रहा हो तो उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियल का जो रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट, वो बस मैन्युफैक्चरर और आपका टेस्टिंग डिपार्टमेंट जो है उन्हीं के इसमें सीमित रहेगा, ठीक। इसका क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर और टेस्टिंग एजेंसी के बीच में तो रहेगा ही, लेकिन आप आईसीटी का जो है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैच का जो है वो टेस्टिंग एजेंसी लेती है और ओईसीडी का भी मैन्युफैक्चरर देख सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग की जो फीस होती है कॉन्फिडेंशियल की, ये 2,25,2,05,000 तक रहती है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, प्लस जीएसटी इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आईसीटी की जो फीस है वो लेते हैं 2,25,000 तक, ठीक है। उसके बाद बैच की जो फीस है वो रहती है 2,15,000, ठीक है। और उसके बाद ओईसीडी की जो है वो रहती है 1,90,000, ठीक है। तो ये मैंने जो थी 4-5 साल पहले थी वो रिकमेंड की है, उसके बाद अभी बढ़ी भी होगी तो बुधनी में उसका पता चल सकता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो पीरियड रहता है तो कॉन्फिडेंशियल टेस्ट का रहता है 6 मंथ, ठीक है। आईसीटी जो टेस्ट है उसका रहता है 6 to 8 मंथ, ठीक है। बैच टेस्ट का भी इतना ही रहता है 6 to 8 मंथ, और ओईसीडी का जो है वो रहता है 3 to 4 मंथ, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया जो रहता है तो कॉन्फिडेंशियल के लिए नॉट अप्लीकेबल रहता है, इसके लिए आईसीटी के लिए रहता है एक एमपीएस, जो कि रहता है आपका मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। 12207 एक टेस्ट कोड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बैच के लिए भी वही एक कोड है 12207 जो कि आपका स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। और ओईसीडी के लिए ऐसा रिकमेंड नहीं है, ठीक है। इफ फेल्स, अगर कॉन्फिडेंशियल में आपका मॉडल फेल होता है तो उसमें मॉडिफिकेशन के लिए वो अलाउ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आईसीटी में फेल होता है तो उसको सप्लीमेंट्री में भेज देते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री में भी फेल होता है वो तो उसको विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ओईसीडी में डायरेक्टली विड्रॉ कर देते हैं, ठीक। कोई भी इसमें रिपीट टेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, इसमें
कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है कॉन्फिडेंशियल में कि वैलिडिटी आपकी इतनी है, ठीक है। तो आईसीटी में जो है, जो आपका फर्स्ट बैच का रिपोर्ट आने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है, मान लो 3 साल या 5 साल तक, ठीक है। सप्लीमेंट्री सॉरी बैच टेस्ट में भी वही रहेगा कि नेक्स्ट बैच का रिपोर्ट आने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसका जो है वो एक कोड के अनुसार नहीं रहता है, ठीक। और बेनिफिट्स क्या है इसके, इसको आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंशियल के लिए आईसीटी को, आईसीटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आईसीटी के जो बेनिफिट्स रहेंगे उसका क्या है कि गवर्नमेंट बैंक या फाइनेंस फैसिलिटीज आपको मिलेगी, सब्सिडीज जो है इंडियन गवर्नमेंट की वो मिलेगी, ठीक है। बैच में भी सेम वही मिलेंगे। और इसका जो है ओईसीडी का वो एक वर्ल्ड बैंक फाइनेंस में आपको अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ओईसीडी के ट्रैक्टर्स रहते हैं तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक रहता है आपका, ओके, ठीक। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है, ठीक है, जो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली है आपकी पीटीओ पावर। तो पीटीओ पावर तो आपको पता ही है कि जो आउटपुट में आपको 3 पावर मिलती है, जैसे एक हो गई आपकी पीटीओ और ड्रॉबार, ठीक है, ये 2 पावर जो है वो आपको आउटपुट में मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट पावर, ठीक है। तो पीटीओ पावर जो है उसका फॉर्मूला उसको हम निकालेंगे कैसे, तो एक उसमें एक टॉर्क रहेगा आपका जो कि न्यूटन मीटर में रहेगा, और स्पीड इंटू डायनामोमीटर जो कि आरपीएम रहेगी, और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ डायनामोमीटर, ठीक है। तो इससे हम पीटीओ पावर को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो उसके बाद रहती है हमारी ड्रॉबार पावर, ठीक है। ड्रॉबार पावर को हम कैसे निकालेंगे, तो ड्रॉबार पावर जो है उसका एक फॉर्मूला है, जैसे पुल इनटू ट्रेवलिंग स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में है डिवाइडेड बाय 3.6, ठीक है। पुल आपका रहेगा किलो न्यूटन में, स्पीड जो है आपकी किलोमीटर पर आवर में रहेगी, और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट जो है 3.6 वो रहेगा आपका, ठीक है। इससे हम ड्रॉबार पावर जो है हमारी निकाल लेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट इंजन टॉर्क रहता है, उसको भी निकालना है, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है जो कि है डायनामोमीटर टॉर्क इन न्यूटन मीटर और इंजन टू पीटीओ रेशियो, ठीक। तो उसके हिसाब से हम इक्विवेलेंट इंजन टॉर्क निकालते हैं, जो क्रैंकशाफ्ट की आपकी मूवमेंट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेटेड स्पीड रहता है, जो एक रेटेड स्पीड मतलब क्या होता है कि एक आपको स्पीड दी जाती है जिससे आपका इम्प्लीमेंट जो है वो चल सके, ठीक है, जिससे आपकी जो ट्रैक्टर है वो बंद भी नहीं गिरेगा, और एक रेटेड इंजन स्पीड दी हुई रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट को चलाते हैं, ठीक। उसके बाद रहता है एक बैकअप टॉर्क। तो बैकअप टॉर्क मतलब आपका एक रिवर्स टॉर्क है, ठीक है। तो बैकअप टॉर्क अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम टॉर्क माइनस टॉर्क एट मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय टॉर्क एट मैक्सिमम पावर इनटू 100। तो इसी फॉर्मूले से आप बैकअप टॉर्क निकाल सकते हो। उसके बाद एक टर्म और है आपकी फ्यूल कंजप्शन। तो फ्यूल कंजप्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी मशीन का एक यूनिट टाइम में आपको जो एक यूनिट क्वांटिटी में जो फ्यूल आप निकाल रहे हो उसको हम बोलते हैं फ्यूल कंजप्शन, ठीक। उसके बाद एक टर्म और रहती है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ठीक है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को हम बेसिकली ग्राम पर किलोवाट आवर में निकालते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो रहता है आपका फ्यूल कंज्यूम इनटू फ्यूल डेंसिटी डिवाइडेड बाय पावर इन किलोवाट, ठीक है, इनटू 100 एसएफसी का। तो फ्यूल कंजप्शन जो है आपको लीटर आवर पर आवर में लेना है, फ्यूल डेंसिटी जो है आपकी वो रहेगी, ठीक है, और उसके बाद जो किलोवाट में पावर मिल रही है उसको आपको लेना है, ठीक। उसके बाद एक स्पीड का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। स्पीड जो रहता है आपका रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसको भी हम निकाल लेंगे, उसको हमको स्पीड पता चल जाएगी। उसके बाद एक व्हील स्लिप जो टर्म रहती है, जो मूवमेंट रहता है आपका ट्रैक्टर के रियर टायर का, जो मूवमेंट रहता है रियर या फ्रंट टायर का, जो ग्राउंड से लेकर टायर के बीच में क्लियरेंस रहता है या मूवमेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं व्हील स्लिप, ठीक। तो ये भी एक व्हील स्लिप आपकी टर्म यूज होती है टेस्टिंग में, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉबार पुल, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉबार पुल मतलब क्या है कि जो भी आप पुल कर रहे हो ड्रॉबार से वो कितना मैक्सिमम कर रहे हो, कितना सस्टेन पुल कर रहे हो आप, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्रॉबार पुल, ठीक है। एक और टर्म है साइड ड्राफ्ट। तो इसमें देखिएगा एक ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट और यूनिट ड्रॉप, ऐसे 3 टर्म है। तो ड्राफ्ट मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक। उसके बाद साइड ड्राफ्ट को किसको बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, उसको हम बोलते हैं साइड ड्राफ्ट।
और यूनिट ड्रॉप जो है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, जो आपका जो भी टिलेज पोर्शन है उसमें ये ड्रॉप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद एक रहती है आपकी ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका ट्रैक्टर ले रहे हो और वो क्या होता है कि एक उसमें स्लिपेज पड़ता है। स्लिपेज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका जो इम्प्लीमेंट है वो ज्यादा ड्राफ्ट ले रहा है, उसके कारण हमारा स्लिपेज बढ़ता है। तो उसके लिए हम ब्लास्ट करते हैं। जो भी हमारे ट्रैक्टर के टायर है उसमें या तो हम वेट वेट लगाते हैं, जो कास्ट आयरन के हेवी मटेरियल के वेट आते हैं उनको लगाते हैं, या फिर वाटर ब्लास्टिंग उसमें करते हैं, वाटर फिलअप उसमें करते हैं। तो उसी टर्म को हम बोलते हैं ब्लास्ट, जो कि आपके ट्रैक्टर में खींचने के लिए ज्यादा या ट्रैक्शन पकड़ने के लिए उसमें अलग से हम वेट लगाते हैं। ठीक, उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रैक्टर मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रैक्टर। जो भी मान लीजिए कि आपका रियर टायर टू फ्रंट टायर जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, विड्थ ऑफ ट्रैक्टर मतलब क्या है कि जो भी आपका वर्टिकल प्लेन है उसकी पैरेलल और मीडियम प्लेन में आपका ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, उसकी एक लाइन, उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ ट्रैक्टर। ठीक, उसके बाद हाइट जो है उसको भी हम देखते हैं कि अपर मोस्ट पोर्शन जो भी ग्राउंड लेवल से आपका एक सॉरी अपर मोस्ट पॉइंट जो है ट्रैक्टर का उसकी हाइट हम चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक, और ट्रैक जो है तो वो ट्रैक जो रहता है आपका डिस्टेंस बिटवीन व्हील्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स। मान लीजिए ट्रैक विड्थ जो रहती है, एक टर्म रहती है ट्रैक विड्थ आपकी, तो वो क्या रहता है कि आपके रियर टायर्स का सेंटर पॉइंट जो रहता है, सेंटर डिस्टेंस जो रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रैक विड्थ। ठीक है, और व्हील बेस मतलब क्या है कि फ्रंट और रियर टायर के बीच का एक सेंटर पॉइंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्हील बेस। ठीक है, अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब क्या होता है कि ग्राउंड से लेकर जो भी आपका ट्रैक्टर का सबसे पहला पार्ट है उसका जो डिफरेंस रहता है, उसका जो क्लियरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक, उसके बाद टर्निंग स्पेस डायामीटर। टर्निंग स्पेस डायामीटर मतलब क्या रहता है कि आपका ट्रैक्टर जो है वो टर्निंग में कितना कम से कम डायमीटर आपका ले रहा है, उसको हम बोलते हैं टर्निंग स्पेस डायामीटर। ठीक, उसी को हम बोलते हैं टर्निंग डायमीटर। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टेस्ट करते हैं तो उसकी तीन पोजीशन रहते हैं, एक वर्टिकल रहती है, एक हॉरिजॉन्टल रहती है और एक लॉन्जिट्यूडिनल रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि हाइट अबो सपोर्टिंग सरफेस रहता है। ठीक है, डिस्टेंस टू राइट और लेफ्ट ऑफ द मीडियम प्लेन ऑफ द ट्रैक्टर। ठीक है, राइट और लेफ्ट में आपके ट्रैक्टर के मीडियम के प्लेन पर एक डिस्टेंस रहता है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सीजी की हम भी टेस्ट करते हैं अलग अलग पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद एक रोलिंग रेडियस रहता है, जो एक रोटेशन में आपका ट्रैक्टर कितना ट्रेवल कर रहा है उसको ही हम बोलते हैं रोलिंग रेडियस। ठीक ठीक, तो उसके बाद आते हैं हम टेस्ट पे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे दो टेस्ट होते हैं, जैसे एक हो गया हमारा फील्ड टेस्ट और एक रहता है हमारा लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट के अंदर हमारे कुछ टेस्ट आते हैं, जिसमें एक पावर टेस्ट रहता है, एक सेफ्टी टेस्ट रहता है। ठीक है, तो पावर टेस्ट में भी आपके अलग अलग टेस्ट रहते हैं। एक रहता है आपका पीटीओ परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक रहता है बेल्ट पुली परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, एक रहता है आपका ड्रॉपर परफॉर्मेंस टेस्ट और एक रहता है हाइड्रोलिक और लिफ्टिंग कैपेसिटी या हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक, तो ये जो है ये आपके पावर आउटपुट टेस्ट है, पीटीओ टेस्ट हो गया, ड्रॉपर टेस्ट हो गया और हाइड्रोलिक टेस्ट हो गया। ठीक है, ये आउटपुट पावर के आपके टेस्ट है। ठीक, तो उसके बाद सेफ्टी और कंफर्ट में आते हैं हमारे ब्रेक टेस्ट, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद आता है टर्निंग एबिलिटी। ये तीन टेस्ट जो है ये आपके आते हैं सेफ्टी एंड कंफर्ट में। उसके बाद एर्गोनॉमिकल कुछ टेस्ट है, जिसको नॉइज मेजरमेंट जो रहता है आपका वो एर्गोनॉमिकल में आता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन टेस्ट है, विजिबिलिटी टेस्ट रहता है आपका एक, और एक रहता है आपका स्मोक लेवल टेस्ट। वो एक पोल्यूशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट है आपके वो रहते हैं। ठीक है, एक रहता है आपका मिसलेनियस टेस्ट। ठीक है, मिसलेनियस टेस्ट जो कि रहता है एक ऑयल एयर क्लीनर ऑयल पुलोवर टेस्ट रहता है आपका, और एक रहता है आपका कंपोनेंट और असेंबली इंस्पेक्शन टेस्ट। ठीक,
उसके बाद एक रहता है आपका फील्ड टेस्ट, ये हो गया आपके यहाँ तक मिसलेनियस टेस्ट तक पावर टेस्ट, ठीक है। और एक रहता है आपका फील्ड टेस्ट जिसमें हम हॉलिस टेस्ट करते हैं और फील्ड टेस्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी इम्प्लीमेंट को चला के फिक्स आवर रहते हैं, मान लीजिए 35 घंटे तक हम फील्ड टेस्ट जो है वो करते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट कोड, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं पीटीओ परफॉर्मेंस टेस्ट। तो पीटीओ परफॉर्मेंस जो टेस्ट है हमारा वो बेसिकली हम ट्रैक्टर में क्यों करते हैं, तो इंजन जो आपका आपको पावर दे रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके ट्रैक्टर को डायनामोमीटर को अटैच करते हैं, ठीक है। डायनामोमीटर में अटैच करने के बाद उसका हम टेस्ट करते हैं कि इसका आउटपुट में पीटीओ पावर जो है आपको कितना मिलता है। तो लगभग दो कंडीशन में वो टेस्ट हम करते हैं, एक रहता है आपका नेचुरल एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि हमारा 27 डिग्री प्लस माइनस 7 डिग्री तक चलता है, और एक रहता है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, 43 +- 2 डिग्री। अब ये टेम्परेचर क्यों दिए है, तो आपका ट्रैक्टर जो है वो अलग अलग कंडीशन से चलेगा, अलग अलग जो टेम्परेचर उसका रहेगा वो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग रीजन के वाइज चलेगा। तो उसी के लिए ये दो जो है वो हम देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक डायनामोमीटर दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखिएगा कि एक मशीन दिख रही है आपको, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रैक्टर है आपका, उसका हम डायनामोमीटर अटैच करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे एक यहाँ पे आपका डायनामोमीटर रहेगा और ये जो है आपके पीटीओ को एक अटैच रहेगा, उसी को हम पुल डालते रहेंगे उसमें, और आपके ट्रैक्टर की जो है वो टॉर्क डालने के बाद आपके ट्रैक्टर की टेस्ट करेंगे कि ये आउटपुट में ये कितने से कितने तक आपकी पावर दे रहा है, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि इस टाइप से जो है हम ट्रैक्टर को अटैच करते हैं आपके पीटीओ टेस्ट में, ठीक है। ये आपका डायनामोमीटर है और ये जो है एक शाफ्ट के थ्रू हमने पीटीओ को कनेक्ट किया है, ठीक है। इसका जो है ये आपका कंट्रोलिंग पे रहता है, इस पे आप टॉर्क डालते जाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रैक्टर पे टॉर्क रहता है और आपका पावर टेस्ट होता है, ठीक। उसमें अलग अलग सेंसर रहते हैं, एक टेम्परेचर सेंसर रहता है आपका, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस सेंसर रहता है, प्रेशर सेंसर रहता है, ठीक है, और ये सब सेंसर जो है वो रहते हैं, ठीक। अब इसमें टेस्ट करते कौन से हैं, जो आपके नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है उसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं। एक रहता है आपका मैक्सिमम पावर सर्च टेस्ट, ठीक है, सबसे पहला जो रहता है वो रहता है मैक्सिमम पावर सर्च टेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम पावर आपको कितनी मिल रही है, ठीक है। मैक्सिमम पावर मिलने के बाद एक रहता है आपका 2 आवर, ठीक है। मैक्सिमम पावर तो आपको मिल गई, लेकिन उसी मैक्सिमम को हम देखते हैं कि वो स्टेबल या वेरी होती है कि नहीं है। तो उसके लिए हम 2 आवर मैक्सिमम पावर टेस्ट करते हैं जिसमें हम 6 रीडिंग लेते हैं 20-20 मिनट्स के इंटरवल में, ठीक। उसके बाद एक रहता है आपका फुल लोड एट वेरिंग इंजन स्पीड, ठीक है। फुल लोड पे हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल लोड पे होने के बाद क्या होता है, पार्ट लोड पे या रेटेड इंजन स्पीड पे रेटेड आरपीएम पे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टैंडर्ड पीटीओ स्पीड, मान लो कि 540 स्टैंडर्ड पीटीओ स्पीड पे हम उसका टेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये जो है ये नेचुरल नॉर्मल एम्बिएंट के टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है। एक डाटा सेट मैंने यहाँ पे देखी है कि मान लो मैंने मैक्सिमम पावर सर्च किया है, एक ट्रैक्टर टेस्ट का रिपोर्ट मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा कि मैक्सिमम पावर मुझे कितनी मिल रही है, उसको मैंने डार्क किया है यहाँ पे। देखिएगा कि यहाँ से आपकी पावर कम ज्यादा 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 हो रही है, यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ से ज्यादा पावर आपको जो है मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिल गई 37.40, ठीक है, किलोवाट, ठीक है। उसके बाद आपकी पावर जो है वो कम कम होती जा रही है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट की रिवॉल्यूशन भी देख लीजिए, आरपीएम, ठीक है। डायनामोमीटर टॉर्क भी देख रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉर्क था, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी देख लिए, सबसे ज्यादा यही पे लगा है, ठीक है। तो ये जो है ये मैक्सिमम पावर सर्च हमने की है, ठीक। उसके बाद 2 आवर मैक्सिमम पावर टेस्ट में होता क्या है, तो 2 आवर मैक्सिमम पावर जो टेस्ट है वो हम 2 घंटे तक करते हैं, मैक्सिमम पावर को 2 घंटे तक वेरी करके देखते हैं। उसमें 20-20 मिनट्स के इंटरवल में हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ये इंजन का जो ऑयल टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक। देखिए अब 2 आवर मैक्सिमम टेस्ट में जब हम उसी पावर को जो मैक्सिमम पावर को वैरी करते हैं, ठीक है, तो उसके इंटरवल में ही उसका एक एच ए रीडिंग का हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। और उस एवरेज को इससे मिला के देखते हैं कि आपका जो ट्रैक्टर है वो इसी
हॉर्स पावर में वेरी कर रहा है या नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कि आपकी रीडिंग है एवरेजली आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फुल लोड एट वेरिंग इंजन स्पीड की। ठीक है, अब फुल लोड एट वेरिंग इंजन स्पीड मतलब क्या होता है कि फुल लोड पे आपकी स्पीड वेरी कर रही है या नहीं है। तो उसमें क्या है कि 10% हम टॉर्क दे देते हैं, 10% टॉर्क को बढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बाद तो स्पीड को वेरी करते हैं, और इसमें क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड पीटीओ रहता है 540, तो उसका 5 to 10 मिनट को हम चलाकर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, पावर देखते हैं कितनी है, टॉर्क और फ्यूल कंजप्शन इस मैक्सिमम पावर में, सॉरी फुल लोड में कितना लग रहा है, उसको हम देखते हैं कि कितना लगता है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे कि ब्रेक मैंने अप्लाई किए है। ठीक है, मतलब टॉर्क सीधा सीधा टॉर्क जो दिया है तो वो 369 का सबसे ज्यादा टॉर्क यहीं पे दिया है। ठीक है, उस समय मेरे क्रैंकशाफ्ट की स्पीड कितनी थी, 1690। ठीक, उसी समय एसएफसी भी देख लीजिए कि 0.25 है, तो मान लीजिए कि सबसे ज्यादा टॉर्क मैंने यहीं पे लगाया। उसके बाद टॉर्क जो है कम कम किया है। ठीक, उसके बाद एक रेटेड इंजन स्पीड पे हम देखते हैं। ठीक है, कि एक कैसे करते हैं। तो रेटेड इंजन स्पीड जो रहती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक रेटेड इंजन स्पीड आपको देता है। मान लीजिए मैंने 1800 दी है, तो 1800 स्पीड पे हम देखेंगे, तो उसी का 85% ले टॉर्क हम उस पर डाल देंगे और उसको टेस्ट करेंगे। ठीक, अब उसको टेस्ट करने के बाद उसी 85 टॉर्क पर हम 75 टॉर्क और डालेंगे और 85 को चला के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 85 में ही 15% टॉर्क और हम डालेंगे, उसके बाद 80% में ही 25% टॉर्क हम और डालेंगे। ठीक है, तो और एक करेंगे हम अनलोडेड कंडीशन में। तो इस प्रकार क्या है कि हम उस पर टॉर्क डालते डालते जाते हैं और आपके स्पीड को वेरी करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो 5% से आपका ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका भी जो वेरिएंट रहेगा, ठीक है, जो स्पीड आपकी वेरी करेगी तो वो 5% से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कि मैंने दिया है 80% टॉर्क पे लिया है, उसके बाद 75 पे लिया है, 50% लिया है, और 25 और एक अनलोड कंडीशन में लिया है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं जो टेस्ट रहती है हमारी नॉर्मल हाई एम्बियंट पे 43 ±2 डिग्री सेल्सियस में। लगभग सेम प्रोसीजर वही रहेगी, बस इसमें क्या करते हैं हम एक आपका ऑयल कंजप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर और कंजप्शन देखते हैं कितना हुआ है, और इसमें क्या है कि कूलेंट का भी टेम्परेचर हम चेक करते हैं कि कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बाकी सब प्रोसीजर जो है वो वही रहेगी जो आपके नेचुरल एम्बियंट में रहती है, जैसे मैक्सिमम पावर हो गया, उसके बाद वेरिंग स्पीड, 2 आवर मैक्सिमम पावर टेस्ट, इंजन ऑयल कंजप्शन और कूलेंट, ये दो इसमें अलग से करते हैं। ठीक, तो पैरामीटर देखती है मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर आते हैं। ठीक, तो उसको हम देखते हैं ड्रॉबर परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है पीटीओ खत्म हो गया, उसके बाद देखते हैं हम ड्रॉबर परफॉर्मेंस में। तो ड्रॉबर परफॉर्मेंस जो है उसमें हम मैक्सिमम पावर जो है वो 60.5 -7.5% से 10% के ऊपर आपके नहीं जाना चाहिए। तो ये एक मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो रहता है आपका, ये 2014 का था, ये अपडेट होता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मशीनरी की ट्रैक्टर की टेस्ट की हुई रहती है, वो आपको नेट में मिल सकता है। ठीक है, 12260 डाल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद मैक्सिमम कूलेंट टेम्परेचर हम देखते हैं। ठीक है, उसकी भी लिमिट उसमें दी हुई रहती है, और फ्यूल का ऑयल कंजप्शन जो है वो 1% ऑफ एसएफसी एट मैक्सिमम पावर के ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए हाई एम्बिएंट कंडीशन में। ठीक, सेम प्रोसीजर आपको वही रहती है। ठीक, जो आपके नेचुरल और हाई में रहती है। ठीक, अब बात करते हैं हम ड्रॉबर परफॉर्मेंस टेस्ट की, जिसका टेस्ट कोड जो है वो रहता है 12226। ठीक है, ये जो टेस्ट कोड है ये बेसिकली हम हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि आपकी जो ड्रॉबर पावर है उसका परफॉर्मेंस चेक करना। ठीक, और उसके बाद स्लीपेज भी रहता है, तो स्लीपेज भी हम चेक करते हैं कि व्हील में कितना स्लीपेज हो रहा है, क्योंकि ड्रॉबर पावर को हम क्या करते हैं पुल के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज को खींचने के लिए ड्रॉबर
चीज को, ड्रॉबार पावर को हम यूज करते हैं। तो उसके लिए एक लोडिंग कार आपको दी हुई रहती है, ठीक है। तो उस लोडिंग कार के अकॉर्डिंग हम उस पर लोड डाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर है आपका और यहाँ पे एक लोडिंग कार है। तो लोडिंग कार का एक खुद का इंजन रहता है, तो उसी में एक डायनामोमीटर आपका रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रैक्टर पे टॉर्क डाल के देखते हैं कि कितना आपका पावर आउटपुट आपके ट्रैक्टर दे पाता है मैक्सिमम टॉर्क में, ठीक। तो इस टाइप से जो है हम ट्रैक्टर को ड्रॉबार पावर अटैच, ड्रॉबार जो आपकी लोडिंग कार है उसको अटैच करते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रैक्टर हो गया और ये जो है आपकी कार हो गई, ठीक। अब इसमें देखिएगा कि ड्रॉबार पावर को हम बलास्ट कंडीशन में, ठीक है, दो टाइप में करते हैं, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, तो क्या होता है कि एक मैक्सिमम पावर टेस्ट रहता है इसका, ठीक है। इसके लिए एक नॉमिनल टेस्ट आपको करना पड़ता रहता है, ठीक है। 2 से 12 km पर किलोमीटर पर आवर के जितनी भी स्पीड, जितने भी गियर में स्पीड आ रही है, उतने गियर में, उसी गियर में हम ड्रॉबार पावर जो है वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। 2 से 12 किलोमीटर आवर, मतलब जितना भी आपको स्पीड मिल रही है, 2 से 12 किलोमीटर आवर तक स्पीड जितने भी गियर में मिल रही है, मान लो कि H1 तक आपको इतनी स्पीड मिल रही है, तो उन्हीं गियर को हम इसमें रिकमेंड करते हैं, ठीक। तो इसमें दो टेस्ट करते हैं, एक मैक्सिमम पावर टेस्ट करते हैं और एक 10 आवर टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर टेस्ट मतलब आपका मैक्सिमम पावर आने तक उसका टेस्ट करते हैं, और जो 10 आवर टेस्ट है उसको हम बोलते हैं 5 ओवर टेस्ट। उसका रहता है 75% ऑफ मैक्सिमम पावर पुल पे, और 5 घंटों का जो रहता है वो रहता है 15% व्हील स्लिप पे। तो इन दो कंडीशन पे उसका हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अनबलास्ट पर भी हम उसका टेस्ट करते हैं, ठीक। मतलब अनबलास्ट मतलब क्या है, विदाउट वेट लगाए हुए कंडीशन में, और बलास्टेड मतलब क्या है, उसको कास्ट आयरन के वेट लगा के या उसमें स्टैंडर्ड जो आपका वाटर बलास्टिंग है उसको करके, ठीक। अब उसको ये तो हो गया आपका ड्रॉबार का। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसका आईएस स्टैंडर्ड कोड जो है आपका 12224 है, ठीक है। उसका रहता है हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि जो भी आप इम्प्लीमेंट के लिए पीसी पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल जो लीवर रहती है, और आपका रिलीफ वॉल्व का जो प्रेशर रहता है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीफ वॉल्व। रिलीफ वॉल का हम परफॉर्मेंस इसमें चेक करते हैं, जो आपका स्पूल वॉल रहता है उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो उसको निकालना अगर होगा आपको, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है कि डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट इनटू प्रेशर इन बार डिवाइडेड बाय 600। तो इसको आप निकाल लोगे तो आपको रिलीफ वॉल का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोलिक पावर, सॉरी, हाइड्रोलिक पावर जो आपको निकालनी है तो ये बार में आएगी आपकी, और ये जो है नीचे वाला डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट, ठीक। और प्रेशर जो है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, डिवाइडेड बाय 450, ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको हाइड्रोलिक पावर मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो बार में रहेगा आपका, और नीचे वाला जो है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चीज है, तो हम क्या करते हैं कि आपके रिलीफ वॉल का जो क्रैकिंग और सस्टेन प्रेशर जो है, ठीक है, जो आपको ओपनिंग प्रेशर जो आपको उसको बोल सकते हो, तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका कि डिस्चार्ज, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज और प्रेशर, मैक्सिमम पावर में उसका प्रेशर कितना रहता है उसको हम चेक करते हैं रिलीफ वॉल का, ठीक। तो देखिएगा कि यहाँ पे एक फ्रेम लगाई है मैंने, ठीक है। एक फ्रेम रहती है ऐसी, इसको 6 से 610 mm ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फ्रेम लगा के इसको एक लोड सेल में अटैच करके उसको हम लिफ्ट करके देखते हैं कि हमारा कितना मैक्सिमम पावर हो रहा है, और कितने में आपका जो रिलीफ वॉल है वो उसका सस्टेन या क्रैकिंग प्रेशर रहता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप का परफॉर्मेंस भी इसमें चेक करते हैं, ठीक। तो उसके बाद एक रहता है आपका जो मैक्सिमम स्टैटिक लिफ्ट रहती है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो उसको हम उठाकर देखते हैं कि उसमें कितनी आपकी लिफ्ट ऊपर उठती है, या कितनी आपकी लिफ्ट कितने देर तक खड़ी रहती है, ठीक है। तो एक हिच पॉइंट पे रहता है आपका, ठीक है, एट हिच पॉइंट। मतलब उसमें क्या है कि विदाउट स्टैंडर्ड फ्रेम हम करते हैं इसको, जैसे उसको निकालना अगर है आपको,
तो एक मिनिमम लिफ्टिंग फोर्स रहेगा प्लस वेट ऑफ ड्रॉबार, ठीक है, इंटू 19% ऑफ रिलीफ वॉल का आपका सस्टेन प्रेशर रहेगा, उसको डिवाइडेड कर दो मिनिमम लिफ्टिंग फोर्स करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है आपका उसके, ठीक है, तो आपको मिलेगा हिच पॉइंट में आपने कितना लिफ्टिंग कैपेसिटी आपकी थी, ठीक है। उसके बाद उसी में क्या करते हैं हम, एक स्टैंडर्ड फ्रेम यूज करते हैं जो कि 610 mm टू रियर और हिच पॉइंट में लगाते हैं, ठीक है। तो बस उसमें क्या करिए आप कि मिनिमम जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसमें बस स्टैंडर्ड फ्रेम का वेट आप बढ़ा दीजिए और उसमें आपका लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। देखिएगा मिनिमम लिफ्टिंग फोर्स प्लस वेट ऑफ ड्रॉपर, ये दो चीजें तो वही रहेगी, बस इसमें क्या बढ़ा आपका वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेम इंटू 19% ऑफ रिलीफ वॉल का सस्टेन प्रेशर और मिनिमम लिफ्टिंग फोर्स करस्पॉन्डिंग प्रेशर, ये बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद मास्ट हाइट भी चेक करते हैं हम, ठीक है। मास्ट हाइट तो सबको पता ही है इम्प्लीमेंट में क्या होती है, ठीक। उसके बाद रियर एक्सल का जो मूवमेंट है वो भी आपको निकालना पड़ता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला आता है लोड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, उससे आप रियर एक्सल का मूवमेंट भी चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद और एक रहता है कि मान लीजिए ये तो हमने सब कर लिया, तो इसके बाद क्या रहता है कि हम लिफ्टिंग सिस्टम जो लिफ्ट हम ऊपर उठा के रखते हैं तो उसको भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि जो फ्रेम रहती है आपकी स्टैंडर्ड फ्रेम के 90% लिफ्टिंग कैपेसिटी में वेट हम डालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्रेम में जितना भी लिफ्टिंग कैपेसिटी आपका मिला था उसके 19% लिफ्टिंग कैपेसिटी में हम उसको ऊपर उठा के रखते हैं और उसमें चेक करते हैं आधे घंटे के इंटरवल में कि हर 5 मिनट में वो लिफ्ट आपकी कितने नीचे गिर रही है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वो आपकी 30 mm के ऊपर लिफ्ट नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप लिफ्टिंग कैपेसिटी जब चेक कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आप इम्प्लीमेंट को ऊपर उठा के ले जा रहे हो तो वो का ऊपर ही उठा रहे, अगर वो नीचे गिर गया तो एक्सीडेंट या डैमेजेस के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, तो इसीलिए लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपके पावर। उसके बाद आते हैं हम सेफ्टी एंड कंफर्ट में जो कि आपका ब्रेक टेस्ट है, ठीक है। अब ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट में पहला आता है जो रहता है आपका वो दो कंडीशन में रहता है आपका, ठीक है। ब्रेक का दो टाइप के रहते हैं आपके, एक रहता है आपका जो आप ब्रेक लगाते हो वो वाला और एक रहता है आपका पार्किंग ब्रेक, ठीक है। तो इसमें एक ट्रैक रहता है, तो 10 मीटर डिस्टेंस में आपका जो ट्रैक्टर है वो रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें दो टाइप से हम ब्रेक टेस्ट करते हैं, एक रहता है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिसमें हम पेडल पर 600 न्यूटन फोर्स लगा के ब्रेक को चेक करते हैं, ठीक है, 18% स्लोप पर, ये पार्किंग के लिए है, ठीक है। पार्किंग के लिए 18% स्लोप में आप ट्रैक्टर को खड़ा करोगे और 600 न्यूटन का फोर्स उसमें लगाकर देखोगे कि आपका ट्रैक्टर रुक रहा है या नहीं रहे। 25 किलोमीटर पर आवर में उसका टाइम पे आपका स्पीड रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद कैसे करते हैं, तो अनबलास्ट कंडीशन में हम देखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर में रहता है ये, और एक रहता है आपका 35 किलोमीटर पर आवर में, ठीक। और बलास्टेड कंडीशन में क्या रहता है, कोल्ड कंडीशन में रहता है, हॉट कंडीशन में रहता है। सेम हॉट और कोल्ड कंडीशन में हम दोनों इसमें करते हैं, एक 25 किलोमीटर आवर पे करता है और एक 35 किलोमीटर आवर पे, ठीक है। तो आपका ट्रैक्टर जो है जब भी आप टेस्ट करते हो वो 10 मीटर के डिस्टेंस में रुक जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैंने एक लोड सेल प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो आपके फुट पेडल पे लगा दिया है। तो ऑपरेटर जब भी इसको प्रेस करेगा तो 600 न्यूटन का या कितना फोर्स उसमें लग रहा है, 600 न्यूटन के ऊपर आपका फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 600 न्यूटन, उसके ऊपर आपका फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो उसमें प्रेशर डाल के देखेगा, ठीक है, फिर आपका ट्रैक्टर रुक जाना चाहिए उसी फोर्स के अंडर, ठीक है। उसके लिए एक फोर्स मीटर आता है, ठीक है, इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके फोर्स मीटर को अटैच होता है, ठीक। उसके बाद पार्किंग ब्रेक देखेंगे हम, तो पार्किंग ब्रेक भी 12 से 18 स्लोप के अंदर करते हैं, ठीक है, एक अप एंड एक डाउन, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम टर्निंग एबिलिटी, तो टर्निंग एबिलिटी टेस्ट जो है
वो किस लिए करते हैं कि आपका ट्रैक्टर जो है वो टर्न होने में कितनी ज्यादा जगह ले रहा है या कितना डायमीटर एक्सीड कर रहा है, वो हम करते हैं। तो नॉर्मली इस टाइम में आपका स्पीड कितना रहता है ट्रैक्टर का, 2 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, तो उसमें हम एक मिनिमम टर्निंग डायमीटर लेते हैं और एक मिनिमम क्लियरेंस डायमीटर लेते हैं। ठीक, तो उसका एक फॉर्मूला है, मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने दिया है, तो इस ट्रायंगल को हम देखते हैं और उसका एक फॉर्मूला है टर्निंग एबिलिटी निकालने का। डी इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into a² b² प्लस a² c² प्लस b²c² ब्रैकेट कंप्लीट माइनस a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴। तो ये इस फॉर्मूले से आपको वो वैल्यू पूरी कैलकुलेट करना है, मतलब आपको टर्निंग डायमीटर आपका मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो आपका नॉइज मेजरमेंट टेस्ट है वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो नॉइज मेजरमेंट एक अर्गोनॉमिकल है आपका, ये पोल्यूशन के अंडर रहता है, आपका पोल्यूशन के नॉर्म्स पर रहता है। तो एक उसके लिए क्या होता है कि 88 बाय स्टैंडर्ड पोजीशन पे एक 88 डेसिबल रहता है आपका। ठीक है, और एट ऑपरेटर ईयर लेवल पे रहता है 96 डेसिबल तक एज पर CMVR। ठीक है, तो इस के ऊपर आपका जो है वो साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे सिचुएट करते हैं। ठीक है, नॉइज मेजरमेंट के लिए क्या रखते हैं कि ट्रैक्टर के सेंटर से हम जो साउंड लेवल मीटर रहता है आपका 7.5 मीटर डिस्टेंस वहां लेते हैं, और साउंड लेवल जो मीटर रहता है आपका वो ग्राउंड लेवल से हम 1.2 मीटर जो रहता है उसको हम ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब 10 मीटर के जो रहते हैं, 10 मीटर का एक रहेगा आपका, तो 10 और 10 20 मीटर का आपका ट्रैक्टर ट्रेवल करेगा और बीच में आपको खड़ा रहना है। ठीक, मतलब यहाँ पे आपकी पोजीशन रहेगी, यहाँ से आप ट्रैक्टर का साउंड, आपका जो साउंड लेवल मीटर है वो आपका कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि बाय स्टैंडर्ड लेवल में जो है आपका वो 88 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ऑपरेटर ईयर लेवल में 96 डेसिबल के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो वही जो मैंने अभी बताया कि साउंड लेवल मेजरमेंट में स्टार्टिंग नियरेस्ट 7.5 किलोमीटर के, सॉरी 7.5 मीटर के इसमें रहता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम वाइब्रेशन, सॉरी ऑपरेटर सीट के ऊपर जो वाइब्रेशन, सॉरी विजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, विजिबिलिटी को हम ड्राइवर टेस्ट, तो ड्राइवर सीट के ऊपर से आपको कौन सा कितना पोर्शन कहाँ तक विजिबल हो रहा है उसका भी एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि ऑपरेटर सीट से लेकर 670 mm तक ऑपरेटर सीट से ऊपर हम का आय से उसको देखते हैं 10 mm। ठीक है, फ्रंट में जो सीट इंडेक्स पॉइंट आपका रहता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि कितना पोर्शन आपको आपका एनेबल हो रहा है, कितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम एक डायग्राम के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो उसी को हम विजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद एक और आता है आपका स्मोक लेवल टेस्ट। तो स्मोक लेवल टेस्ट जो है वो रहता है आपका आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो उसका कोड है आपका 12002। ठीक, तो उसमें 80% मैक्सिमम पावर आपके लाइट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के लिए रहती है। ठीक, और उसमें CO2 आपका 5.5 ग्राम पर किलोवाट के नीचे होना चाहिए। ठीक है, नॉक्स प्लस SC जो है वो 9.5 ग्राम पर किलोवाट आवर के नीचे होना चाहिए, और PM जो है, ठीक, वो भी होना चाहिए आपका 0.8 ग्राम पर किलोवाट आवर के नीचे। तो ये सारे जो है वो रहते हैं हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सब को हम जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट उसको करते हैं। उसके बाद एक आता है हमारा वाइब्रेशन मेजरमेंट, कि आपकी मशीन जो है वो कितनी वाइब्रेट कर रही है। ठीक, तो उसका टेस्ट जब हम करते हैं तो 85% ऑफ मैक्सिमम पावर PTO पावर के उसको करते हैं, रहते हैं। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं हम, जैसे फुट रेट पेडल पे वाइब्रेशन मीटर लगा के देखते हैं, ऑपरेटर सीट पे लगाते हैं, हैंडल पे लगाते हैं। ठीक है, ऑपरेटर सीट के बाजू में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोनट पे लगा के देखते हैं। इन सब चीजों में हम देखते हैं कि कितना वाइब्रेशन हमारा रहता है। ठीक है, उसके लिए एक मीटर रहता है हमारा। ठीक,
जो वाइब्रेशन को चेक करता है। ओके, तो देखिएगा कि जो टॉलरेंस रहते हैं मिनिमम परफॉर्मेंस में फुट रेस्ट पे लेफ्ट और राइट साइड के 100 से ऊपर आपका नहीं जाना, 100 माइक्रोन से ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर सीट के ऊपर भी वही है और स्टेयरिंग व्हील पे भी आपका इतना मिनिमम परफॉर्मेंस रहता है। इसके ऊपर ये गया तो मान लीजिए आपका ट्रैक्टर जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रहता है एक एयर क्लीनर ऑयल पुल ओवर टेस्ट। तो एयर क्लीनर ऑयल पुल ओवर टेस्ट जो रहता है उसमें हम ऑयल का कंजप्शन चेक करते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 65 डिग्री ±5 जो रहता है। ठीक, ऑयल का टेम्परेचर, तो इसमें हम 2-3 पोजीशन में उसको करके देखते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अप और डाउन पोजीशन, इन 4 पोजीशन में हम उसको करते हैं। उसका जो 15 डिग्री का एक स्लोप रहेगा उसमें हम करते हैं। ठीक है, जो स्लोपी कंडीशन में, तो इसमें क्या है कि ऑयल कंजप्शन जो है आपका वो 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरी 30 सेकंड्स में इसके हम रीडिंग लेते हैं, सॉरी एवरी आधे आधे घंटे के इसके हम रीडिंग लेते हैं। ठीक, सॉरी 15 मिनट की ही रीडिंग लेते हैं, आधे घंटे की नहीं, आधे घंटे में 2 रीडिंग हम ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद एक हॉलेज टेस्ट, मतलब यहाँ से होता है आपका फील्ड टेस्ट का। तो एक हॉलेज टेस्ट रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बुधनी में आपका स्टैंडर्ड ट्रैक है जिसका किलोमीटर 4.136 किलोमीटर का एक ट्रैक है। तो उसको हम 10 राउंड्स घुमाते हैं ट्रैक्टर को ट्रिपिंग ट्रेलर के साथ। एक 2 ट्रेलर आता है और एक 4 ट्रेलर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ब्लास्ट और अनब्लास्ट कंडीशन में हम हॉलेज का टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम आपका मान लीजिए कि कितने किलोमीटर में कितना ऑयल सॉरी फ्यूल कंजप्शन चेक करते हैं उसमें हम। ठीक है, उसके बाद स्पीड चेक करते हैं कि आपका ट्रैक्टर कौन से गियर में कितना स्पीड ट्रेवल करता है, उसी में आपका फ्यूल कंजप्शन भी चेक करते हैं। ठीक, उसके बाद एक रहता है आपका फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज के जो इम्प्लीमेंट आते हैं उनको हम 20 आवर्स तक चलाते हैं। कि मान लीजिए एमबी प्लाउ हम 10 आवर चला रहे हैं और रोटावेटर को हम 10 आवर चलाएंगे। ठीक, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना आपका स्लिपेज हो रहा है। ठीक है, कितना कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन आपका ट्रैक्टर दे रहा है। ठीक है, और कितना आपका ट्रैक्टर जो है कितना आपका ड्राफ्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम उसमें चेक करते हैं फील्ड टेस्ट में। ठीक, और उसके बाद एक रहता है आपका 5 आवर का वाटर प्रूफ टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम कि आपका ट्रैक्टर जो है वो वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, देखिएगा वाटर प्रूफ टेस्ट में कि ट्रैक्टर का जो एक्सल है, ठीक है, फ्रंट एक्सल के हब तक हम उसको पानी में डाल के रखते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें स्पीड कितनी रहती है हमारी ट्रैक्टर की, 6 किलोमीटर पर आवर की टेस्ट स्पीड इसमें रहती है। ठीक, तो इसमें हम चेक करते हैं कि जहां जहां आपके ऑयल या फ्लूइड रहता है ट्रैक्टर में कि वहां पे आपका पानी एंटर तो नहीं कर रहा है। तो इसमें हम चेक करते हैं वो वाटर प्रूफ टेस्ट में। ठीक है, जैसे आपका फ्रंट एक्सल हो गया, आपका क्रैंकेस हो गया, ठीक है, आपके एक्सल हो गए। ठीक है, तो वहां पे आपका पानी एंटर तो नहीं कर रहा है कि इसको हम चेक करके देखते हैं। ठीक, और उसके बाद रहता है हमारा कंपोनेंट और असेंबली इंस्पेक्शन। ठीक है, जिसको हम डिसमेंटलिंग बोलते हैं। तो डिसमेंटलिंग में हम हर एक चीज का क्लियरेंस चेक करते हैं, जैसे क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लो चेक करते हैं, बिग एंड बेरिंग का एक्सियल क्लियरेंस चेक करते हैं। ठीक है, सिलेंडर बोर का डायमीटर चेक करते हैं, पिस्टन रिंग कितना घिस गया है उनका डायमीटर चेक करते हैं, रिंग एंड गैप क्लियरेंस चेक करते हैं, रिंग ग्रू का क्लियरेंस चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू टूल्स। उसके बाद मेन और बिग एंड बेरिंग का आपका क्लियरेंस चेक करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग का स्टिफनेस या उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्लियरेंस बिटवीन वॉल गाइड एंड वॉल स्टील। ठीक है, उसका भी क्लियरेंस हम चेक करते हैं, क्लच भी चेक करते हैं कि कितना फ्रिक्शन या वेयर एंड टियर उसमें हुआ है, उसका डायमीटर कितना हुआ है। ठीक है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में भी देखते हैं हम कितनी फ्रिक्शन या कुछ टीथ उसके डैमेजेस तो नहीं हो गए। उसके बाद ब्रेक में भी चेक करते हैं कि ब्रेक आपका कितना वियर एंड टियर हुआ है। ठीक, फ्रंट एक्सल भी चेक करते हैं कि फ्रंट एक्सल में कुछ आपका वाटर या कुछ एंटर तो नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे जो टेस्ट है ये हम कंपोनेंट और असेंबली या आपके जो डिसमेंटलिंग के प्रोसीजर में रहता है उसको हम चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका टेस्टिंग का जो टॉपिक है
वो लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टेस्टिंग। ठीक है,